नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्य परीक्षा एक चुनौती होती है और मेंस एग्जाम निकालना लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को अगर जानेंगे तो मुख्य परीक्षा आप आसानी से पास कर सकते हैं। तो यही वीडियो आज का रहेगा और इस सीरीज में और भी सारी चीज़ों को बताएंगे। मसलन किसी भी क्वेश्चन पर जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले जब आप मेंस लिख रहे हैं तो पहला काम क्या करना है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होगी कि इंट्रो कितना लिखना है, कंक्लूजन लिखना है कि नहीं, कितना बड़ा बॉडी होना चाहिए, शब्द कैसा होना चाहिए, हाइफन देंगे कि नहीं देंगे, शब्द काउंटेबल कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ों से आपका आज हम कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुख्य परीक्षा चाहे वो यूपीएससी हो, जेपीएससी या बीपीएससी, कोई स्टेट कमीशन, मुख्य परीक्षा आपको लिखनी है और इसके लिए आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले आपको यह जानना है कि जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो तो ये जरूर जानिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। व्याख्या करे पूछा है एक्सप्लेन कीजिए, या फिर आपको एनुमेरेट पूछा है, विश्लेषण करे, या विवेचना करे पूछ रहा है, एनालिसिस पूछ रहा है, डिस्कस करें चर्चा करें पूछ रहा है, प्रकाश डाले पूछ रहा है, विवरण दीजिए, स्पष्ट कीजिए। कभी कभी होता है समालोचना कीजिए, क्रिटिकली एनालाइज आ जाता है। कभी कभी आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, मतलब क्रिटिकली इवेल्युएशन कीजिए क्वेश्चन का। कभी आ जाता है कि परीक्षण कीजिए, एग्जामिन कीजिए। कभी आता है विश्लेषण। ऐसे करके ना ढेर सारी टर्म्स होते हैं। सबसे पहला काम आपका कि जब आप मेंस लिख रहे हैं इन शब्दों के रहस्य को जानेंगे कि इसमें हमको बेसिकली करना क्या है, और तब जाकर के मेंस लिखना। और प्रैक्टिस घर में रोज करनी चाहिए मेंस का, कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डेली लिखें। जो लोग सिर्फ पीटी जैसा पढ़ते रहते हैं उनको भारी दिक्कत होती है आगे चल के, कहाँ पर फ्लो चार्ट डालना है, कहाँ पर नहीं डालना है। ये तमाम चीज आपके लिए एक प्रॉब्लम जरूर लगता होगा। तो चलिए सभी चीज को बताएंगे। सबसे पहले कि मुख्य परीक्षा के लिए आपको इंट्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में एक आता होगा कि इंट्रोडक्शन देना है कि नहीं देना, ये कंफ्यूजन है ना आपको। लेकिन यहां पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो है वो कितना बड़ा है। अगर जैसे आप यूपीएससी लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपको 200 वर्ड्स में पूछा है या 250 वर्ड्स में पूछा है, अथवा आपको हो सकता है कि आप जेपीएससी लिख रहे हैं तो 600 से 700 वर्ड्स में पूछा है। तो आपको यह ध्यान देना है कि इस कंडीशन पर अगर छोटा क्वेश्चन है, अगर सोचिए कि आपको 100 वर्ड्स में कोई क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में, तो यहां पर 2 लाइन से बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, 2 लाइन से बड़ा। लेकिन जहां पर 600 से 700 वर्ड्स है तो यहां पर आप 75 वर्ड्स का दे सकते हैं। इंट्रो में आपको कोई अच्छा स्लोगन लिख सकते हैं, कोई अच्छी अभिव्यक्ति लिख सकते हैं कि जिसमें जो टीचर है वो आपका बंध जाए। इंट्रोडक्शन इतना अच्छा होना चाहिए। जैसे मूवी का कोई टेलर होता है तो वो देखिएगा अच्छा होता है तो आप पिक्चर देखते हैं, तो उसी प्रकार से इंट्रोडक्शन को आपको बेहतर करना है। जो दूसरा लोगों को समस्या होता है कि हमें क्वेश्चन में निष्कर्ष लिखते समय भी ध्यान देना कितना बड़ा होना चाहिए। तो जैसा इंट्रोडक्शन में है कि अगर बड़ा है तो निष्कर्ष में आपको उसी हिसाब से, छोटा क्वेश्चन है तो 2 लाइन का होगा, लेकिन निष्कर्ष में अगर कोई टॉपिक आपको डिबेट वाला दिया गया है तो जो डिबेट वाला टॉपिक है इसमें आपको निष्कर्ष में ध्यान देना है कि आपका अपना व्यू, आपका अंत में क्या बोलना है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। निष्कर्ष में अपना व्यू देना बहुत जरूरी है, चाहे वो गरीबी पे पूछा गया। हम सारे का एग्जाम्पल के साथ में आपको बताएंगे, तो वो और क्वेश्चन में बताएंगे कि किसी क्वेश्चन को कैसे करना आपका है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है कि क्वेश्चन में हम फ्लो चार्ट, डायग्राम का प्रयोग कब करना है। तो ये ध्यान देना है कि बड़ा क्वेश्चन अगर है 500-600 वर्ड का, तो कोशिश करना है कि उसमें 2 फ्लो चार्ट बनाए। लेकिन अगर 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो 250 वर्ड्स के क्वेश्चन में एक से ज्यादा आपको नहीं बनाना चाहिए। अगर आप एक से ज्यादा फ्लो चार्ट बनाइएगा तो वो मुश्किल होगा। 3-4 फ्लो चार्ट नहीं बनाना चाहिए, उससे ना एक निगेटिव चला जाता है। लेकिन अगर
500-600 वर्ड का है अगर, तो उसमें कोशिश करना एक ही जैसा फ्लो चार्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई फ्लो चार्ट आपने इस प्रकार से दिखाया है, कोई फ्लो चार्ट आपने इस प्रकार से दिखाया है, कोई आपने इस प्रकार से बनाया है, तो आपका अलग अलग ये होना चाहिए। कोई आप तीर के निशान दे करके फिर ऐसे किए, फिर आपने यहाँ से लिया, फिर इसका आपने निकाला, ऐसे देखिए आपको पॉइंट ऐसे करके आप बना सकते हैं। एक ही टाइप का फ्लो चार्ट एक क्वेश्चन में कम से कम 2 अलग अलग मेथड का फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि फ्लो चार्ट आजकल जरूरी होता है, इंटरलिंक होना चाहिए। मतलब जैसे तैसे मत बनाइएगा और दुनिया भर का मत बनाइएगा, तो वो भी एक आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अगला जो आपके लिए दिक्कत ये आता है कि मुख्य परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, मेरी तैयारी अच्छी है, मेरी तैयारी खराब है, हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं, हम क्या करें। ये ध्यान रखना है कि कोई भी स्टूडेंट का तैयारी 50 से 60% ही होता है। मतलब आप अगर ये सोचते हैं ना कि कोई टॉप कर रहा है तो उसकी तैयारी 100% हो गई, ऐसा नहीं है। 50% से 60% उसकी तैयारी है, और 50% जो होता है, अगर 50% उसकी तैयारी है तो रेस्ट 50% जो होता है ये होता है कि एग्जाम के दिन में जब आप गए हैं तो एग्जाम के दिन में आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा, आप उस दिन कैसा कर रहे हैं, एग्जाम के दिन में कैसा कर रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जब तैयारी की बात करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस 50% है, वो 3 घंटे में। ये उसी प्रकार की चीज है कि आपने क्रिकेट की बहुत प्रैक्टिस की, फुटबॉल की बहुत प्रैक्टिस की, लेकिन मैच के दिन आप खराब खेल दिया। आप ऐसा बहुत से लोगों को देखते होंगे, अच्छे अच्छे बैट्समैन सालों भर प्रैक्टिस करते हैं लेकिन एक गेंद में आउट हो गए। तो उस 3 घंटे में आपका विवेक, कंसियसनेस, आपकी नर्वसनेस, कितना आपने कंट्रोल किया इन चीजों को, कितना सही डिसीजन लिया। तो इसलिए हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि 3 घंटे में, जो 3 घंटे में उत्तर लिखना है, उस समय आपका परफॉर्मेंस ये जरूरी है। उस समय में उत्तर क्रम में लिखा है कि नहीं, आपने हेपाजट लिखा है, कटकुट बहुत ज्यादा कर दिए, प्रेजेंटेशन सही नहीं हुआ, तो ये उसकी हैंड राइटिंग कैसी है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे कि जो लोग बहुत, मतलब आप भी किसी से बात करते होंगे तो थोड़ा खोज देखते होंगे, थोड़ा सा अच्छा लुक हो, आपकी कॉपी हैंड राइटिंग अगर आप घिचर पिचर करके लिख रहे हैं जैसे तैसे, तो टीचर का पहला इंप्रेशन गलत चला गया। और टीचर का इंप्रेशन ना पहले शुरू से अच्छा होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। शब्द सीमा, देखिए अमूमन ऐसा मत सोचिएगा कि कोई मतलब गिनते हैं, लेकिन जो टीचर एक्सपर्ट है उनको एक आइडिया मिल जाता है कि आपका उत्तर जो है 4 पेज में है, 3 पेज में है, 1 पेज में है, कितना वर्ड होगा। एक आइडिया, एक एक चीज लिखते नहीं है वो, लेकिन जैसे बहुत से लोगों का मन में रहता है कि हाई वर्ड जोड़ा जाता है, कि नहीं जोड़ा जाता है, सब कुछ को जोड़ा जाता है, लेकिन अगर हाइफन है तो उसको सिंगल वर्ड काउंट करेंगे दोनों को। तो इस प्रकार से 5, 7, 10 वर्ड ज्यादा हो जाए तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 250 वर्ड्स में पूछा गया आंसर, आप 350 कर दीजिएगा तो रॉन्ग इंप्रेशन चला जाता है और आपके कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे यूपीएससी में। स्टेट कमीशन में भी सेम चीज है, तो वो ध्यान देना आपके लिए जरूरी हो जाता है। टीचर ने देखते हैं कि विषय की समझ आपको कितना, जो पूछा गया है वो आप कितने अच्छे तरीके से लिखे, पॉइंट वाइज उत्तर बनाकर लिखे या पैराग्राफ लिखे। आमतौर पर यह भी देखना है कि हम किस उत्तर को पॉइंट वाइज लिखे और किस उत्तर को पैराग्राफ वाइज लिखे। डिस्कस करने बोला है, व्याख्या करने बोला है, तो ऐसे उत्तर को कोशिश करना है कि पैराग्राफ वाइज लिखेंगे। लेकिन जहां पर स्पष्ट करने बोला है वैसे उत्तर में आप पॉइंट वाइज बनाएंगे। तो अभी हम एग्जाम्पल देकर के आपको बताएंगे आगे, आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट जो आपके दिमाग में ये आता है कि अंडरलाइन कितना करेंगे। बहुत सारे लोगों का रहता है कि परीक्षा लिख रहे हैं मेंस का तो अंडरलाइन करेंगे, रंग बिरंगा कलर ले जाएंगे। ध्यान रखना है कि आपको ब्लैक और ब्लू छोड़ करके तीसरा कलर यूज नहीं करना। दूसरा, एक कॉपी में, एक पेज में 2 से ज्यादा लाइन को अंडरलाइन मत कीजिए। कुछ लोगों की हमने देखा आदत होती है कि सारा लाइन को, उसने क्या किया, मेंस का हम लोग आंसर राइटिंग चेक करते हैं, वो सारा लाइन को अंडरलाइन कर दिया, सारे को। तो जब सारा अंडरलाइन हो जाएगा ना तो वो उसका इंपोर्टेंस ही खत्म हो गया। तो आप ऐसे जगह पर अंडरलाइन कीजिए कि मतलब थोड़ा दिखने में भी अच्छा हो
और टीचर को भी लगे। अब सारे को कर दीजिएगा तो थोड़े कोई पढ़ेगा, मतलब हर कुछ आपका हो गया। तो इसमें देखना होगा कि मैक्सिमम एक पेज में 2-3 लाइन अंडरलाइन करें, बहुत है वो। तो ये भी आप कोशिश जरूर से कीजिएगा। और ब्लू या ब्लैक पेन का ही प्रयोग करना है एग्जाम में। ये 2 कलर, मतलब अंडरलाइन करने के लिए दूसरा कलर यूज कर सकते हैं, बट वो ब्लू या ब्लैक में होना चाहिए। परीक्षा आप ब्लू पेन से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और ब्लैक पेन से आप क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन कर देंगे जो लाइन भी आपको लग रहा है वो। चलिए अगला पॉइंट पे आते हैं। देखिए, जब भी आपको उत्तर लिखना रहे ना, तो एक आप सिनॉप्सिस बनाइए। सिनॉप्सिस क्या होता है कि जिस चीज के बारे में आप उत्तर लिख रहे हैं उसमें क्या लिखना है, हमारा कितना समय जाएगा, फैक्ट्स मेरे पास में कितना है। शुरू में जरूर कोशिश करना है, चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो या छोटा क्वेश्चन हो। अगर आप ये कोशिश नहीं कीजिएगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। फिर लिखते लिखते आपका उत्तर भटक जाएगा, कभी लगेगा कि हमको क्या करना है पता नहीं चल रहा है। तो जरूर कीजिएगा कि सिनॉप्सिस बनाइएगा। और एग्जाम में भी जो क्वेश्चन लिखना है तो उसमें 2 मिनट 3 मिनट का जरूर दिमाग लगाइएगा कि मेरे पास फैक्ट्स कितने हैं, तर्क कितने हैं, क्या क्या चीज़ हमको लिखना है। वो सब कुछ जब लिखेंगे तब आंसर लिखेंगे। और अंत में अगर टाइम कम हो रहा है तो शुरू के जैसे सोचिए कि यूपीएससी जैसे एग्जाम में आपने 10-12 क्वेश्चन में सिनॉप्सिस बनाया, बाद में आप सिनॉप्सिस नहीं भी बनाए तो पकड़ा जाएगा। और एक समय ऐसा आता है प्रैक्टिस करते करते कि आपको जरूरत नहीं होती है सिनॉप्सिस बनाने की। तो यहाँ पर जो तथ्य आपके द्वारा दिया जा रहा है ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि हमको इन्फॉर्मेशन क्या देना चाहिए। तो जो तथ्य दिया जा रहा है वो पहला तो प्रामाणिक होना चाहिए, आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। और दूसरा ये देना है कि जो आप तथ्य दे रहे उसका स्रोत भी अगर आप मेंशन कर देते हैं, योजना कुरुक्षेत्र या फिर भारत सरकार का कोई साइट या फिर आप एनसीईआरटी, तो इसको टीचर को लगता है कि नहीं चलो ये सही होगा। और कुछ कुछ टीचर तो कभी कभी चेक कर लेते, कोई नया डेटा है आपने लिख दिया, गरीबी इतना प्रतिशत बढ़ी है, आपने पाई डायग्राम में दिखा दिया, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, मानसून का रेंज दिखा दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर को नहीं पता वो डेटा और आपने लिख दिया तो वो तो कन्फ्यूजन होगा। तो वो लोग कभी कभी चेक करते हैं, खास करके यूपीएससी जैसे एग्जाम में। स्टेट कमीशन में भी आजकल इसको फॉलो किया जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना चाहिए। उत्तर एक ना प्रॉपर वे में हो। और एक बार जब आपसे लोग बात करना शुरू करता है तो लगता है कि हम करते रहे। तो उसी प्रकार से जब कॉपी आपकी चेक करना शुरू करेंगे टीचर तो वो करते रहे, उनको लगे कि हाँ कोई दम है। और शुरू के उत्तर अगर आपके अच्छे होंगे तो फायदा क्या मिलता है इसका फायदा ये मिलता है कि बाद के उत्तर में भी उसका प्रभाव दिखता है। आप देखे होंगे अपने लाइफ में भी, शुरू में अगर बेटर परफॉर्मेंस है तो बाद में उसका लाभ आपको मिलेगा। तो ये भी है कि निरंतर प्रभाव में लिखेंगे तो परीक्षक जो है आपकी कॉपी को देखकर खुश हो जाएगा। जब आप किसी को देखकर खुश हो जाते हैं तो कुछ मांगता भी है तो आप दे देते हैं, और किसी को देख के आपको लगता है कि बड़ा इरिटेशन हो गया, हेडेक हो गया, तो एग्जाम में भी चीजों को ध्यान आपको देना चाहिए। शुरू में उत्तर परीक्षक को देखिए, जो बताए आपको कि परीक्षक को बांध लीजिए और लास्ट क्वेश्चन तक आपको उसका लाभ मिलेगा। कुछ क्वेश्चन में अंत में अगर आपने कम पॉइंट्स दिया लेकिन लिखिएगा सारे क्वेश्चन। जैसे टीचर आपसे बहुत खुश है, उसको लग रहा है कि जो जबरदस्त स्टूडेंट मिला, इतना अच्छा लिख रहा है, बट बाद में आपने 4 क्वेश्चन लिखा ही नहीं। जब लिखा ही नहीं तो नंबर कहाँ देगा। लेकिन अगर आपने अच्छा क्वेश्चन शुरू में लिखा है और बाद के क्वेश्चन में भी आपने कुछ पॉइंट्स दिया, कुछ भी लिखा, तो टीचर ना उसमें नंबर जरूर देता है। ये मेंस में जो टीचर कॉपी चेक करते हैं उनकी ये सोच होती है कि चलो इतना अच्छा है। और आप भी देखे होंगे, अगर आपको भी हम परीक्षक बना दें और कोई कॉपी में शुरू में 4-5 क्वेश्चन जबरदस्त लिख दे तो आपका दिल खुश हो गया, बाद में 1-2 क्वेश्चन थोड़ा कमजोर भी लिखे तो उसको लगता नहीं लड़का अच्छा है। लेकिन शुरुआत ही अगर आपका खराब हो, कोई टीम का शुरू में 5 प्लेयर आउट हो जाता है तो आपको लगता नहीं है कि क्या आप आगे करेगा, चलो टीवी बंद कर देते। तो आपका इसको भी ध्यान रखना है आपको कि वो परीक्षक मतलब नंबर आपको दे। और जैसे आपको बताएं कि ये जरूरी हो जाता है कि ये वाला जो पार्ट है, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो जरूर से आपको बताएंगे सबके लिए कि क्या करना होगा।
आमतौर पर तो अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हमको विश्लेषण करना था क्वेश्चन में या व्याख्या करना था। सारी चीज़ों पर विश्लेषण करके आ जाते हैं, कहीं पे व्याख्या करके आ जाते हैं। अंतर स्पष्ट करना पूछा था, क्रिटिकली एनालाइज करने बोला था, समालोचना करने बोला था। तो इसको पॉइंट वाइज करके आपको हम बताएंगे। और पहले प्रश्न को आपको अलग अलग भाग में बांटना है। जो भी क्वेश्चन आया उसके 3 पार्ट्स कर दीजिए। पहला पार्ट क्या बोला, सोचिए कि कोई क्वेश्चन अगर 3 पार्ट में पूछा है तो उसके आंसर भी 3 पार्ट में होने चाहिए। किसी चीज से आप क्या समझते हैं, आज के परिवेश में ये कितना जरूरी है, इसके लिए सुझाव दें। तो 3 पार्ट हो गया कोई भी क्वेश्चन का। तो आपको अगर उत्तर खाली क्या समझते हैं आप लिख करके आइएगा। और सोचिए 15 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ पर ये 5-5 नंबर में डिवीजन है। तो आप तो ये लिख करके आए ना, तो आपकी मार्किंग सिर्फ 5 ही नंबर पर होगी। ये मत सोचिएगा कि हम इतना पन्ना भर के आए, हमको नंबर का ही नहीं दिया। अगर आपने बैलेंस किया, 3 पार्ट में क्वेश्चन है, आंसर शुड बी इन 3 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में जितने पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया उतने पार्ट में आपके उत्तर होने चाहिए। और आकर्षक तो बनाना है, डिफरेंट पॉइंट्स को लिखिए, क्वेश्चन को आकर्षक कैसे बनाना है सोचिए, तथ्य क्या है आपके पास में, तब जाकर के मेंस लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और एक बार लाइक फिर से इसको जरूर से कीजिएगा। वीडियो में आगे भी आपको बताएंगे कि सभी वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं। मेंस के सारे क्वेश्चन को लिखने का तरीका भी बताएंगे। नए सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।